पिता का वो आखिरी सबक। जब बेटे ने बुजुर्ग की सीख को बेकार समझा तो हुआ सर्वनाश। जब घमंडी बेटे ने अपने बुजुर्ग पिता के 60 साल के तजुर्बे को दकियानूसी कहकर घर बेचने की जिद की, तब पिता के मौन ने ऐसा जाल बुना कि दोस्त की गद्दारी के बाद जब बेटा सड़क पर आया तो उसी पुरानी सीख ने उसे तबाह होने से बचा लिया। नमस्कार दोस्तों, वर्मा स्टोरीज में स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त विवेक वर्मा। और आज मैं जो कहानी आपके लिए लेकर आया हूं, वह आज के हर उस नौजवान के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी और सबक है, जो सोचता है कि बूढ़े माता पिता के विचार आउटडेटेड या बेकार हो चुके हैं। आज की चकाचौंध भरी दुनिया में लोग यह भूल गए हैं कि किताबों से केवल साक्षरता आती है, लेकिन जीवन जीने का असली ज्ञान उन सफेद बालों और चेहरों की झुर्रियों में छिपा होता है, जो वक्त की भट्ठी में तपकर निखरते हैं। यह कहानी आपके दिल को झकझोर देगी और आपको यह एहसास दिला कराएगी कि बुजुर्गों की सीख हमारे जीवन की वो ढाल है जिसके बिना हम एक कदम भी सुरक्षित नहीं चल सकते। यह कहानी है रूपनगर नाम के एक बहुत ही शांत और पुराने कस्बे की। इसी कस्बे के एक कोने में बना था सदाबहार निवास। यह मकान बहुत बड़ा या आधुनिक नहीं था, लेकिन इसकी दीवारें मजबूत थी और इसके आंगन में लगे नीम के पेड़ की छांव पूरे मोहल्ले को सुकून देती थी। इस घर के मालिक थे सदानंद जी। सदानंद जी ने अपनी पूरी जिंदगी डाक विभाग में एक साधारण क्लर्क के रूप में बिताई थी। उन्होंने हमेशा ईमानदारी, संतोष और मेहनत के सिद्धांतों पर जीवन जिया था। कस्बे के लोग सदानंद जी का बहुत आदर करते थे, क्योंकि उनके पास हर समस्या का एक बहुत ही शांत और व्यवहारिक समाधान होता था। सदानंद जी का एक इकलौता बेटा था, देवेंद्र। देवेंद्र ने शहर से ऊंची पढ़ाई की थी और वह एक बड़ी निजी कंपनी में अच्छे पद पर काम करता था। देवेंद्र का विवाह अनुरागिनी से हुआ था। अनुरागिनी भी शहर के एक संपन्न परिवार से थी। देवेंद्र और अनुरागिनी के पास सुख सुविधा के सारे साधन थे, लेकिन उनके भीतर एक बहुत बड़ी कमी थी। वे दोनों अपनी आधुनिक शिक्षा और शहर की चकाचौंध के घमंड में इतने डूबे थे कि उन्हें सदानंद जी की सादगी और उनके विचार पिछड़े हुए लगते थे। उनका एक छोटा बेटा था, गगन, जिसे वे सदानंद जी के पास जाने से भी रोकते थे, ताकि उस पर गांव के संस्कार ना चढ़े। सदानंद जी रोज सुबह उठकर तुलसी को जल चढ़ाते, रामायण का पाठ करते और अपने हाथ से बनी सादी चाय पीते थे। देवेंद्र और अनुरागिनी को उनका यह नियम बिल्कुल पसंद नहीं था। वे अक्सर सदानंद जी का मजाक उड़ाते थे। एक शाम देवेंद्र दफ्तर से लौटा तो उन उसके साथ उसका एक नया मित्र आया था, जिसका नाम नीलेश था। नीलेश बहुत ही महंगे कपड़े पहनता था। उसकी उंगलियों में सोने की अंगूठियां थी और वह बड़ी-बड़ी बातें कर रहा था। नीलेश ने बैठक में बैठकर देवेंद्र को एक नई योजना के बारे में बताना शुरू किया। देख देवेंद्र, तू जिंदगी भर इस छोटी सी नौकरी में घिसता रहेगा तो कभी बड़ा आदमी नहीं बन पाएगा। शहर के बाहर एक बहुत बड़ी जमीन पर एक आधुनिक मॉल बनने वाला है। अगर तू इस समय उसमें 50 लाख रुपए निवेश कर दे तो अगले 6 महीने में वो पैसे 1 करोड़ बन जाएंगे। मेरे पास बहुत ऊंची पहुंच है, तुझे बस पैसों का इंतजाम करना है। उमेश ने अपनी चमचमाती हुई चाबियों को खनकाते हुए कहा। देवेंद्र की आंखों में लालच की चमक आ गई, लेकिन 50 लाख की रकम बहुत बड़ी थी। उसके पास अपनी जमा पूंजी के नाम पर केवल 10 लाख रुपए थे। उसने अपनी पत्नी अनुरागिनी की तरफ देखा। अनुरागिनी ने तुरंत कहा, देवेंद्र, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। हमें इस कस्बे को छोड़कर हमेशा के लिए बड़े शहर में शिफ्ट हो जाना चाहिए। हमारे पास ये जो सदाबहार निवास है, इसकी कीमत बाजार में इस समय कम से कम 40 लाख रुपए है। क्यों ना हम इसे बेच दें। वैसे भी बाबूजी अब बूढ़े हो चुके हैं, वे हमारे साथ शहर के फ्लैट में रह लेंगे। सदानंद जी अपने कमरे में बैठे इन सब की बातें सुन रहे थे। वे धीरे धीरे लाठी टेकते हुए बैठक में आए। उन्होंने नीलेश की आंखों में देखा, जहां केवल चालाकी और लालच तैर रहा था। सदानंद जी ने अपने बेटे के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा और बहुत ही शांत स्वर में कहा, बेटा देवेंद्र, जो रास्ता बहुत तेजी से ऊंचाइयों की तरफ जाता है, वो अक्सर गहरी खाई में जाकर ही खत्म होता है। मेहनत की कमाई धीरे धीरे बढ़ती है, लेकिन वो टिकती है। रातों रात अमीर बनने के सपने अक्सर इंसान को सड़क पर ले आते हैं। यह घर सिर्फ ईंट पत्थरों का मकान नहीं है, यह हमारी 3 पीढ़ियों की साख है।
अपनी जड़ों को काटकर तुम कभी खुशियों का महल नहीं खड़ा कर सकते। मेरी सीख मान, इस नीलेश की बातों में मत आ। देवेंद्र ने गुस्से में अपने पिता का हाथ अपने कंधे से झटक दिया। उसका चेहरा क्रोध से लाल हो गया। बाबूजी, आपकी ये 60 साल पुरानी सीख और बाबा आदम के जमाने के सुविचार आज की इस आधुनिक दुनिया में काम नहीं आते। आपने पूरी जिंदगी सिर्फ डांग खाने की नौकरी में निकाल दी। आपने कभी बड़ी दौलत देखी ही नहीं, इसलिए आपको हर बड़े काम में डर नजर आता है। आज की दुनिया जोखिम उठाने वालों की है। आपका यह पुराना घर हमारे पैरों की बेड़ी बन चुका है। हम अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने दीजिए। आप अपनी दकियानुसी बातें अपने तक ही सीमित रखिए। देवेंद्र ने बेहद कड़े और अपमानजनक शब्दों में कहा। अनुरागिनी ने भी तीखे स्वर में कहा, हाँ बाबूजी, जब देखो तब आप अपनी नकारात्मक बातें शुरू कर देते हैं। हमारे सुख से आपको हमेशा ऐतराज रहता है। अगर आप हमारे साथ शहर नहीं चलना चाहते तो आप किसी वृद्धाश्रम में जा सकते हैं, लेकिन हम अपना भविष्य इस खंडहर के चक्कर में बर्बाद नहीं करेंगे। सदानंद जी की आंखों में एक गहरा दर्द उभर आया। जिस बेटे को उन्होंने अपने एक एक पाई बचा कर पढ़ाया, आज वही बेटा उनके 60 साल के तजुर्बे को कचरा समझ रहा था। सदानंद जी ने नीलेश की तरफ देखा, जो मन ही मन मुस्कुरा रहा था। सदानंद जी समझ गए कि तकदीर अपना खेल खेलने वाली है, और जब तक देवेंद्र को ठोकर नहीं लगेगी, उसका यह घमंड नहीं टूटेगा। सदानंद जी ने एक गहरी सांस ली और अपने कमरे में गए। वे अलमारी से घर के पुश्तैनी कागजात लेकर आए और देवेंद्र के सामने रख दिए। अगर तुम्हें लगता है कि मेरी उम्र और मेरा तजुर्बा तुम्हारी तरक्की के रास्ते का पत्थर है, तो मैं हट जाता हूँ। ये लो कागजात, तुम्हें जो करना है करो। लेकिन याद रखना देवेंद्र, जब तूफान आता है तो केवल वही पेड़ बचते हैं जिनकी जड़ें जमीन में गहरी होती हैं। सदानंद जी ने शांत होकर कहा, बिना कोई और शब्द बोले अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। देवेंद्र और अनुरागिनी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उन्होंने अगले ही दिन उस पुश्तैनी घर को औने पौने दामों में बेच दिया। सदानंद जी को बिना बताए उन्होंने शहर के एक बहुत ही पॉश इलाके में किराए का एक आलीशान फ्लैट ले लिया। घर बेचने से जो 40 लाख रुपए मिले और देवेंद्र की अपनी जो 10 लाख की बचत थी, वह पूरे 50 लाख रुपए देवेंद्र ने नीलेश की उस फर्जी कंपनी के खाते में ट्रांसफर कर दिए। शुरुआत के 2 महीने बहुत अच्छे बीते। देवेंद्र और अनुरागिनी शहर की पार्टियों में जाते, महंगी गाड़ियों में घूमते और सदानंद जी को फ्लैट के एक छोटे से अंधेरे कमरे में बंद करके रखते। सदानंद जी चुपचाप अपना समय भगवान के भजन में बिताते थे। देवेंद्र अक्सर अपने पिता के सामने अपनी महंगी घड़ी और नए कपड़ों का प्रदर्शन करता और कहता, देखा बाबूजी, आपकी सीख के हिसाब से चलता तो आज भी उसी पुराने घर के आंगन में मच्छर मार रहा होता। आज मैं शहर की सबसे बड़ी कंपनी का पार्टनर बनने वाला हूँ। सदानंद जी केवल मुस्कुराते और कहते, ईश्वर तुम्हें सद्बुद्धि दे बेटा। तीसरे महीने की शुरुआत में देवेंद्र को कंपनी की तरफ से जो लाभांश प्रॉफिट मिलने वाला था, उसकी तारीख आ गई। देवेंद्र ने सुबह सुबह नीलेश को फोन लगाया, लेकिन नीलेश का दूरभाष फोन बंद आ रहा था। देवेंद्र को लगा कि शायद वह किसी बैठक में व्यस्त होगा। उसने दोपहर को फिर फोन किया, फिर भी फोन बंद था। शाम तक देवेंद्र के मन में एक अनजाना डर बैठने लगा। अगले दिन सुबह देवेंद्र सीधा उस दफ्तर के पते पर पहुंचा जो नीलेश ने उसे दिखाया था। लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां उस आलीशान दफ्तर पर एक बड़ा सा ताला लटका हुआ था और बाहर दर्जनों लोग रोते चिल्लाते हुए खड़े थे। देवेंद्र ने वहां खड़े एक व्यक्ति से पूछा कि क्या हुआ है, तो उस व्यक्ति ने रोते हुए जवाब दिया, भाई साहब, हम सब लुट गए। वो नीलेश नाम का आदमी एक नंबर का ठग था। वह एक फर्जी कंपनी बनाकर हम जैसे सैकड़ों लोगों से करोड़ों रुपए बटोरकर रात के अंधेरे में देश छोड़कर भाग गया है। पुलिस भी उसे ढूंढ रही है, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं है। यह सुनना था कि देवेंद्र के सिर पर जैसे आसमान टूट पड़ा। उसकी आंखों के आगे गहरा अंधेरा छा गया। उसके जीवन भर की गाढ़ी कमाई, उसका वो पुश्तैनी घर, उसकी साख, सब कुछ एक ही पल में मिट्टी में मिल चुका था। वह पागलों की तरह भागता हुआ अपने फ्लैट पर लौटा। जब उसने अनुरागिनी को यह बात बताई, तो अनुरागिनी जोर जोर से चीखने और रोने लगी। ये आपने क्या किया देवेंद्र? आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने आपसे कहा था कि सब कुछ सोच समझ कर करना। अब हमारा क्या होगा? हमारे पास तो रहने के लिए वो पुराना घर भी नहीं बचा। इस फ्लैट का किराया भी अगले महीने से हम कहाँ से भरेंगे? अनुरागिनी अपने ही पति को कोसने लगी, जिसके लालच में वह खुद बराबर की भागीदार थी। मुसीबत कभी अकेले नहीं आती। जब इंसान का वक्त खराब होता है तो हर तरफ से मार पड़ती है। देवेंद्र इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था।
जिसके कारण वह अपने दफ्तर के काम पर ध्यान नहीं दे पाया। कंपनी में एक बहुत बड़ी गलती होने के कारण उसके मालिकों ने उसे नौकरी से भी निकाल दिया। अब देवेंद्र के पास न नौकरी थी, न पैसा था और न ही अपना कोई ठिकाना। फ्लैट का किराया न दे पाने के कारण मकान मालिक ने उसके सारे सामान को बाहर सड़क पर फेंक दिया और दरवाजे पर ताला लगा दिया। शाम का समय था। आसमान से हल्की हल्की बूंदें गिर रही थी। शहर की एक व्यस्त सड़क के किनारे एक बड़े पेड़ के नीचे देवेंद्र, अनुरागनी और उनका छोटा बेटा गगन बैठे हुए थे। उनके पास उनका फटा हुआ सूटकेस और कुछ घरेलू सामान पड़ा था। अनुरागिनी अपने सिर पर हाथ रखकर रो रही थी और देवेंद्र अपनी आंखों के गिरते आंसुओं को छुपाने की कोशिश कर रहा था। उसे उस समय अपने पिता के वो शब्द याद आ रहे थे, रातों रात अमीर बनने के सपने अक्सर इंसान को सड़क पर ले आते हैं। तभी उस धुंधली सी बारिश के बीच एक परछाई उनके करीब आई। देवेंद्र ने सिर उठाकर देखा तो उसके सामने सदानंद जी खड़े थे। सदानंद जी के बदन पर वही पुराना खादी का कुर्ता था। उनके एक हाथ में लाठी थी और दूसरे हाथ में एक पुराना कपड़े का झोला था। उनकी आंखों में अपने बेटे के लिए कोई गुस्सा या नफरत नहीं थी, बस वही पुरानी करुणा और ममता थी। देवेंद्र अपने पिता को देखकर बुरी तरह टूट गया। वह दौड़ कर गया और सीधे सदानंद जी के पैरों में गिर पड़ा। वह उस ठंडी सड़क पर अपने पिता के पैरों को पकड़कर किसी छोटे बच्चे की तरह बिलख बिलख कर रोने लगा। मुझे क्षमा कर दीजिए बाबूजी, मैं पापी हूँ, मैं अंधा हो गया था। देवेंद्र ने सुबकते हुए कहा, मैंने आपकी 60 साल की सीख को, आपके तजुर्बे को ठोकर मारी थी। मुझे अपनी आधुनिक शिक्षा पर बहुत घमंड था, लेकिन आज उसी शिक्षा ने मुझे सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। मेरा सब कुछ छीन गया बाबूजी। मेरा घर, मेरी नौकरी, मेरी इज्जत, सब कुछ खत्म हो गया। अब मैं अपने इस परिवार को लेकर कहाँ जाऊं? मेरे कर्मों की सजा आज मेरे इस मासूम बच्चे को मिल रही है। अनुरागिनी भी रोती हुई आगे बढ़ी और उसने भी अपने ससुर के पैर पकड़ लिए। बाबूजी, मुझे भी माफ कर दीजिए। मैंने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई। आज मुझे समझ आ गया कि बड़े महलों में रहने से इंसान बड़ा नहीं होता, बल्कि बुजुर्गों की छांव ही सबसे बड़ा महल होती है। सदानंद जी ने अपनी लाठी को एक तरफ रखा। उन्होंने झुककर अपने बेटे और बहू को अपने कमजोर लेकिन ममता भरे हाथों से उठाया। उन्होंने अपने झोले से एक साफ कपड़ा निकाला और देवेंद्र के आंसू पोंछे। सदानंद जी ने एक गहरी और शांत मुस्कान के साथ कहा, बेटा देवेंद्र, पिता कभी अपने बच्चों से नाराज नहीं होता। जब तुम मुझे अपनी जिंदगी का सबसे बेकार इंसान समझ रहे थे, तब भी मैं जानता था कि तुम्हारा यह लालच तुम्हें एक दिन इसी मोड़ पर लेकर आएगा। नौजवान हवा की गति से भागना चाहते हैं, लेकिन बुजुर्ग जानते हैं कि जमीन पर पैर कैसे टिकाए रखते हैं। सदानंद जी ने अपने उस पुराने कपड़े के झोले के अंदर हाथ डाला और उसमें से एक बहुत ही पुराना लाल रंग का मखमली डिब्बा और कुछ कानूनी दस्तावेज निकाले। उन्होंने वो दस्तावेज देवेंद्र के हाथों में रख दिए। देवेंद्र ने जब उन कागजों को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वह सदाबहार निवास के असली रजिस्ट्री के कागजात थे। बाबूजी, यह कैसे संभव है? यह घर तो मैंने नीलेश के कहने पर बाजार में बेच दिया था। फिर ये असली कागजात आपके पास कैसे आए? देवेंद्र ने हैरानी से पूछा। सदानंद जी ने देवेंद्र के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, जब तुमने मुझे वो कागजात सौंपे थे, तब मैंने नीलेश के हाव भाव और उसके पिछले रिकॉर्ड की जांच अपने पुराने डाक खाने के दोस्तों से करवा ली थी। मैं जान चुका था कि वह एक अंतरराष्ट्रीय ठग है। तुमने जो कागजात बेचे थे, वो सिर्फ उस प्रॉपर्टी की एक पावर ऑफ अटॉर्नी थी, जिसे मैंने अपने एक बहुत ही पुराने और पक्के दोस्त, जो शहर के एक बहुत बड़े वकील हैं, उनके साथ मिलकर एक कानूनी जाल में बदल दिया था। जिसने जिस खरीदार को वो घर बेचा था तुमने जिस खरीदार को वो घर बेचा था, वो असल में मेरे ही दोस्त का आदमी था। तुम्हारे दिए हुए वो 40 लाख रुपए कभी नीलेश के पास पूरे पहुंचे ही नहीं थे। उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा कानूनी रूप से सुरक्षित कर लिया गया था। सदानंद जी ने उस लाल डिब्बे को खोला, जिसमें उनकी जीवन भर की बचत के कुछ सोने के सिक्के और उनकी पेंशन के पेपर्स थे। मैंने तुम्हारे उस 40 लाख रुपए से हमारे पुश्तैनी घर को वापस खरीद लिया था और उसे दोबारा अपने नाम करवा लिया था, ताकि जब तुम दुनिया के थपेड़े खाकर वापस लौटो, तो तुम्हारे पास सिर छुपाने के लिए एक छत बाकी रहे। तुम्हारी इस आधुनिक दुनिया के सारे दांव-पेच मेरे 60 साल के तजुर्बे के आगे पड़ गए बेटा, छोटे पड़ गए बेटा। बुजुर्ग घर के कोने में बैठे जरूर रहते हैं, लेकिन उनकी नजरें आने वाले हर तूफान को भांप लेती है।
सदानंद जी की आवाज में गजब की खनक और आत्मसम्मान था। यह सुनकर देवेंद्र और अनुरागिनी के रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि जिस पिता को वो बोझ समझ रहे थे, जिसे वे वृद्धाश्रम भेजने की तैयारी कर रहे थे, उसी पिता की दूरदर्शिता और पुरानी सीख ने आज उन्हें पूरी तरह बर्बाद होने और जेल जाने से बचा लिया था। देवेंद्र ने अपनी डिग्रियों को मन ही मन धिक्कारा और अपने पिता के सीने से लगकर रोने लगा। अगली सुबह रूपनगर के लोगों ने एक बहुत ही सुंदर दृश्य देखा। सदाबहार निवास का वो पुराना दरवाजा फिर से खुला था। नीम के पेड़ की छांव में सदानंद जी आराम कुर्सी पर बैठे थे और उनके पास ही उनका पोता गगन खेल रहा था। देवेंद्र और अनुरागिनी रसोई में अपने हाथों से सादा खाना बना रहे थे और उनके चेहरों पर अब कोई घमंड नहीं था, बल्कि एक अजीब सा सुकून और संतोष था। देवेंद्र ने अब कस्बे में ही एक छोटा सा ईमानदारी का व्यवसाय शुरू कर दिया था। वह अब कोई भी छोटा बड़ा फैसला लेने से पहले अपने पिता के पास बैठता, उनके पैर दबाता और उनसे सलाह जरूर लेता था। उसने सीख लिया था कि दुनिया का सबसे बड़ा सुविचार और सबसे बड़ी प्रेरणा किसी किताब में नहीं, बल्कि अपने घर के बुजुर्गों के चरणों में होती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सबसे बड़ी सीख मिलती है कि अपने माता-पिता और बुजुर्गों को कभी भी अपनी ज़िंदगी का फालतू हिस्सा मत समझिए। वे भले ही आज की इस तकनीक की दुनिया से थोड़े पीछे हों, लेकिन उनके पास जीवन का वो अमूल्य अनुभव है, जो आपको किसी भी संकट से बाहर निकाल सकता है। उनका सम्मान कीजिए, उनके सीख को अपने जीवन का आधार बनाइए, क्योंकि जब दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब माता-पिता का आशीर्वाद ही हमारे लिए एक नया सवेर लेकर आता है। आपको आज की यह कहानी कैसे लगी? क्या आपने भी कभी अपने बुजुर्गों की किसी सीख से अपने जीवन को बदलते देखा है? अपने विचार हमें नीचे लिखकर ज़रूर बताएँ। और हाँ, अगर आप वर्मा स्टोरीज़ पर नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही दिल को छू लेने वाली और जीवन को एक नई राह दिखाने वाली कहानियाँ हम आप तक पहुँचाते रहें। मैं हूँ आपका दोस्त विवेक वर्मा। अपना और अपने घर के बुजुर्गों का हमेशा बहुत ख्याल रखिएगा। हमेशा मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।